जीवन शैली को बेहतर कर पाए। तो शुरू करते हैं। आज का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पे मैं चाहूँगा कि थोड़ा इंसाइट हो जाए लोगों को। अ, अभी अभी का जो टाइम चल रहा है इसमें हम लोग काफ़ी अवेयर हो गए हैं। शायद अभी से 10 साल पहले इतना अवेयर नहीं थे कि हार्ट अटैक क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। कोविड ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया, बहुत अवेयर किया कि सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, अचानक मृत्यु हो जाती है, दिल की गति रुकने की वजह से या हार्ट अटैक आ जाने की वजह से। कोविड के टाइम में ये काफ़ी हो रहा था और हार्ट अटैक के बारे में बहुत हद तक लोग अवेयर हो गए हैं। एक हार्ट अटैक से ही संबंधित सब टॉपिक है कि क्या किसी व्यक्ति को अगर उसकी दिल की खून की नली बिल्कुल कोई ब्लॉकेज नहीं है, उसके बाद भी उसे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। इसका मतलब है कि क्या कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसकी खून की नली में कोई ब्लॉकेज ना हो और फिर भी उसको हार्ट अटैक आ जाए? और अगर है तो क्या है इसके कारण, मुख्य कारण क्या है ऐसे लोगों को हार्ट अटैक आने की, और क्या उसका बचाव हो सकता है? तो पहले तो ये समझें कि किसी को अगर हार्ट अटैक आता है, तो उसके जो दिल के अंदर जो मुख्य खून की नली है, जो दिल को ऑक्सीजन और बाकी चीज़ें पहुँचाती है, जिसे कोरोनरी आर्टरीज़ कहते हैं, दिल की आर्टरीज़ कहते हैं, वो ब्लॉक हो जाती है। उसमें ब्लड का फ्लो रुक जाता है और उसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं मिलता है और मांसपेशियाँ डैमेज होती हैं और हार्ट अटैक हो जाता है। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें हार्ट अटैक के सारे सिम्पटम होते हैं, हार्ट काफ़ी कमज़ोर भी होता है, लेकिन जब उनके दिल की खून की नली की जाँच की जाती है, तो पाया जाता है कि दिल की खून की नली बिल्कुल बढ़िया है। उसमें फ्लो का कोई इश्यू नहीं है, कोई ब्लॉकेज नहीं है या बहुत मिनिमल ब्लॉकेज है, बट उसकी दिल की मांसपेशी बहुत कमज़ोर है और दिल का साइज़ भी बड़ा हो गया और सारे सिम्पटम हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर के उनको हो रहे हैं। ऐसे व्यक्ति कौन हैं और क्या रिस्क फैक्टर है उनका? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसे टेक्निकल में मिनोका एनोका कहते हैं, MINOCK, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन विदाउट कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और तो ये लोग ऐसे लोग हैं जिनका लाइफस्टाइल और उसके अंदर का जो इंटरनल एनवायरनमेंट इस तरह का है कि वो ब्लॉकेजेस तो नहीं बन रहे हैं, बट दिल की जो महीन नसें हैं वो डैमेज हो रही हैं या शरीर के अंदर जो छोटी-छोटी खून की नली है वो डैमेज हो रही है, मांसपेशी हार्ट की डैमेज हो रही है। अब ये कैसे पहले तो इसका बचाव, इसका कारण क्या है? दूसरा इसका बचाव क्या है? अब इतना तो सत्य है कि जो अभी एस्टेब्लिश्ड मेडिकल साइंस है, जो हार्ट अटैक का इलाज करता है, वो दिल की नली का जो ब्लॉकेज है, उसको या तो एंजियोप्लास्टी से ठीक कर लेता है या बायपास से ठीक कर लेता है। लेकिन ये तो ब्लॉकेज है नहीं, तो अब इसमें क्या करेंगे? इसमें केवल दवाइयाँ बच जाती हैं और लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन बच जाता है। और पहले तो ये है कि जो और इसकी संख्या अच्छी खासी है, ऑलमोस्ट 30%, 25 टू 33% तक ऐसे लोग हैं, जिनको ब्लॉकेजेज़ नहीं है बट मायोकार्डियल डैमेज माने मांसपेशी डैमेज हो गई है। अब यहाँ आता है लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन और लाइफ़स्टाइल इंटरवेंशन का रोल। और पहले ये समझना होगा कि ये कौन से लोग हैं। अब किसी भी मांसपेशी को उसकी ऊर्जा के लिए, उसको लगातार काम करने के लिए उसके सेल्स को एनर्जी चाहिए होता है और उसके सेल मेम्ब्रेन को इंटैक्ट, उसकी उसकी कोशिका को बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। उसके उसके अंदर जो ईंधन बन रहा है, वो एफिशिएंट रूप से बनना चाहिए। उसके उसके सारे जो इंटरनल मैकेनिज़्म है, वो सुचारू रूप से चलना चाहिए। अब इसको चलाने के लिए हमारे शरीर में जो चीज़ें चाहिए, अगर उसकी कमी है या सही मात्रा में नहीं है, कई बार उस शरीर में वो चीज़ें होती भी हैं लेकिन सही प्रोपोर्शन में नहीं होती या कुछ चीज़ें ज़्यादा मात्रा में हैं। ऐसी स्थिति में ये सेल जो है डिसफंक्शनल हो जाता है, इतने अच्छी तरह से काम नहीं करता है। एक बारी सेल के लेवल पे अगर वो एफिशिएंट नहीं रहा, तो पूरा ऑर्गन एफिशिएंट नहीं रह पाता है और धीरे-धीरे वो
डेफिशिएंसी जो उसकी उसकी जो कमी है वो उसके उस ऑर्गन के कमी के रूप में आने लगती है और धीरे धीरे वो ऑर्गन फेल करने लगता है। अब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसको कर रही है? तो एनर्जी मैकेनिज्म की बात करें तो एनर्जी के लिए जो माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए, जहां कहीं भी अगर ऊर्जा बन रही शरीर में, हमारे पैर की मांसपेशी में बन रही है या हार्ट की मांसपेशी, और पैर की मांसपेशी तो 24 घंटे में कई घंटे आराम भी कर लेता है। हृदय एक ऐसा ऑर्गन है जो लगातार चलता रहता है, उसे चलना ही है 24/7, ऑल 365 डेज लगातार चलना ही चलना है, 7 डेज अ वीक एंड 30 डेज अ मंथ एंड 365। अब लगातार चलना है, वो रुक नहीं सकता, उसके रुकने से दिल की गति रुक जाएगी और जीवन का अंत हो जाएगा। अब कोई मांसपेशी जब लगातार काम कर रही है तो उसकी एनर्जी एफिशिएंसी बिल्कुल सही होनी चाहिए। उस एनर्जी एफिशिएंसी को सही रखने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। उसमें कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, इवन सोडियम पोटेशियम का, और उससे भी इम्पोर्टेंट कोएंजाइम क्यू का शरीर में लगातार सप्लाई होना चाहिए। अब ये ऐसी बात है, अगर आपके भोजन में या आपके शरीर के अंदर जो प्रोडक्शन है वो डेफिशिएंट है इन सब एलिमेंट्स में, तो आपका एनर्जी एफिशिएंसी आपकी मांसपेशी का कम हो जाएगा। ये लोग इनिशियली थोड़ा थकान होगा इनको, जो जितना एनर्जी होना चाहिए उतना एनर्जी नहीं होगा, और वही थकान आगे चल के सांस फूलने में तब्दील हो जाएगा। सीढ़ियां चढ़ने पे सांस फूलेगा। इवन एजिंग, जो प्रीमेच्योर एजिंग, जल्दी आदमी बुजुर्ग होने लगता है, उसमें भी कहीं न कहीं इस सेलुलर मैकेनिज्म के लेवल पे एनर्जी एफिशिएंसी की वजह से होता है। नॉट ओनली कार्डियक, आपका लिवर भी धीरे-धीरे कम एफिशिएंट होता जाता है। आपकी किडनी भी धीरे-धीरे लेस एफिशिएंट हो जाती है। अब एक तो है एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन अगर होना है, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं। अब एनर्जी प्रोड्यूस करके कुछ न कुछ बनाया जाता है शरीर के अंदर। वो बनाने का काम जो है, जो बिल्डिंग का काम है, उसमें प्रोटीन का बहुत अहम रोल है। अब कोई भी आदमी अगर प्रोटीन डेफिशिएंट है, हो सकता है सटल डेफिशिएंट हो, उसका उसका एक रिक्वायरमेंट है कि 100 ग्राम्स उसको डेली मिलना चाहिए, वो 70 ग्राम्स ले रहा है। बाहर से आप देखेंगे तो वो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ दिखेगा, लेकिन चूंकि वो डेफिशिएंट है तो उसका होल बिल्डिंग मैकेनिज्म, शरीर में जितनी चीजें बन रही हैं वो डेफिशिएंट, उतनी उतनी एफिशिएंट नहीं है। उसके 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 अगर उसके शरीर में कोई एंटीबॉडीज बनना है, समर आ रहा है, समर में मान लो कोई पानी इन्फेक्टेड है, कोई स्वस्थ व्यक्ति ने पी लिया और उसके साथ टाइफाइड का बैक्टीरिया उसके शरीर में चला गया। दूसरा एक व्यक्ति है जो अ, इतना स्वस्थ नहीं है, विजिबली वो स्वस्थ दिखता है बट इतना स्वस्थ नहीं है। अब बैक्टीरिया जैसे शरीर में जाता है तो शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसके लिए एंटीबॉडीज बनाने होते हैं। आपके शरीर में जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको एफिशिएंट एनर्जी मैकेनिज्म, एफिशिएंट ऑक्सीजन ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म, और प्रोटीन बनाने की क्षमता, एल्बुमिन और बाकी जो ग्लोबुलिन्स हैं वो सफिशिएंट मात्रा में बननी चाहिए। उसका प्रोडक्शन कहीं बाधित नहीं होना चाहिए। अगर वो बंदा प्रोटीन डेफिशिएंट है और माइक्रोन्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट है, तो उसका ये मैकेनिज्म बहुत वीक हो चुका हैगा और वो जल्दी बीमार पड़ जाएगा। उसके उलट कोई बंदा जो बहुत कोई बंदा जो बहुत आई मीन उसका न्यूट्रिशनल सारा ऑलमोस्ट नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल तो किसी का नहीं हो सकता है। उसकी एक्टिविटी और इंटरनल एनवायरनमेंट ऐसा है कि उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट मैक्रोन्यूट्रिएंट की कमी नहीं है, प्रोटीन डेफिशिएंट वो नहीं है, एनर्जी एक्सेस भी नहीं ले रहा, क्योंकि एनर्जी एक्सेस एक ऐसी चीज है जिसपे भी मैं बात करूंगा, वो कैसे वो भी डैमेज करता है हार्ट को। ये ऐसे सटल छोटी-छोटी चीजें हैं जो बहुत बड़ी-बड़ी बीमारी करा रही है। अब अगर आपका हार्ट का एनर्जी एफिशिएंसी कम है, तो हार्ट धीरे-धीरे वीक होगा। जब ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स हार्ट वीक होने की वजह से उसकी साइज बड़ी होती जाएगी और धीरे-धीरे बड़ी होके उसके वाल्व जो है आपस में बंद होने ठीक से नहीं बंद होंगे,
और उसमें लीकेज आने लगेगा। ये फाइनली जाके कार्डियोमायोपैथी बन जाता है, जिसको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी एक बीमारी होती है। अब हार्ट धीरे धीरे वीक होके बड़ा हो जाएगा, चलने में सांस फूले। आप डॉक्टर के पास जाएंगे चेक कराने, एकोकार्डियोग्राफी किया जाएगा, उसमें पाया जाएगा कि उसके उसके हृदय की ताकत काफी, जो 60% 65% होना चाहिए वो घट के 20% आ गया है। अब 20% हार्ट के साथ जब आप उसका इलाज करेंगे, चूंकि ब्लॉकेजेस है नहीं, तो आपके पास ऑप्शन भी नहीं है कि इसका एंजियोप्लास्टी या बाईपास कर दो तो ठीक हो जाए। अब ऑप्शन हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट का इतना बड़ा है कि आपको महीने के 10 से 15 हजार की दवा लग जाएगी। आप सोच के देखिए, कोई बंदा अगर अपने लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करता है और उसकी एनर्जी मैकेनिज्म डेफिशिएंट रहती है, तो उस बंदे को आगे जाके जो बीमारी हो रही है, उसका इलाज उसके न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन से हजारों गुना ज्यादा खर्चीला होगा। दूसरा, वो अपने लाइफ का चाहे कितनी भी बढ़िया इलाज करा ले, वो अपने लाइफ का 15 साल 20 साल खो चुका है। अगर उसकी लॉन्जेविटी 80 साल 70 साल 75 साल या 100 साल होती, वो 55 से 60 साल में उसकी मृत्यु हो जाएगी। कई लोग तो 30 35 से ही मृत्यु की शैया पे सो जाते हैं। आगे का इलाज भी बहुत महंगा होगा। जब हम डिवाइस उसमें इंटरवेंशन करते हैं तो महंगी महंगी डिवाइस, सीआरटी एक डिवाइस होती है जिसमें कि एक स्पेशल पेसमेकर लगाया जाता है, वो भी बहुत महंगा होता है। दूसरा ये है कि कोई बंदा ऐसा है जिसका जो बिल्कुल यंग है, 18 साल का है, टीनेजर है, 14 से 18 साल का लड़का है। अभी अभी उसने जो उसका लाइफ स्टाइल है उसमें बहुत सीडेंटरी हो चुका है। दिन रात वो इंटरनेट पे रहता है, बाकी टाइम स्कूल कॉलेज में बीतता है। उसकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। उसके डाइट में एक्सेस कैलोरी जा रही है। वो खा रहा है, रात को टीवी देखते वक्त भी खा रहा है वो, जबकि उसके बाद उसको सोना है। और खा क्या रहा है? लॉट्स ऑफ फैट ले रहा है। मतलब उसके खाने में स्वाद बहुत ज्यादा है और उसमें बहुत सारा चीज बटर और इस तरह की चीजें मिली होती हैं जो उसको टेस्टी बनाए। सॉसेजेस बहुत ज्यादा है, जंक फूड बहुत ज्यादा खा रहा है। अब ऐसे बच्चे का कैलोरी एक्सेस हो रहा है। कैलोरी एक्सेस का मतलब उसने टोटल कैलोरी ज्यादा लिया हुआ है। अब ये कैलोरी शरीर को इतना चाहिए नहीं। दूसरा, उसके उसके डाइट्स में ऐसी चीजें जा रही हैं जो शरीर को अभी इस्तेमाल नहीं करना है, या शरीर कभी इस्तेमाल उसका नहीं करेगा। अब शरीर इसका क्या करेगा? शरीर इसको किसी ऐसे फॉर्म में बदलेगा जो बॉडी के लिए चाहिए नहीं। या तो वो स्टोरेज फॉर्म में जाएगा जो आपके स्किन और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जमा होगा, या वो बर्न आउट होगा, और बर्न आउट हो शरीर उसको बर्न करके उसको बाहर निकालना चाहेगा। इसका मतलब बाहर निकालने के लिए, जो एक्सक्रीट करने के लिए जो बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है वो ज्यादा बनेगा। ये बॉडी का एक्सेस वेस्ट प्रोडक्ट आपके लीवर और किडनी, बॉडी से कोई भी वेस्ट निकलता है तो मूलतः किडनी से निकलता है। तो आपको किडनी पे लोड बहुत बढ़ गया। आपके लीवर पे 20-30% बहुत सारी चीजें होती है जो लीवर के थ्रू उसको बाहर निकाला जाता है, तो लीवर पे लोड बढ़ गया। आपके स्किन के थ्रू भी बहुत सारा जो स्वेटिंग होती है उससे भी बहुत सारी चीजें बाहर निकलती हैं, गंदगी। तो स्किन के जो पूरा एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म है उस पे बन गया। सांस के थ्रू भी बहुत सारा एक्सक्रीशन होता है। तो ये मेजर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं उस पे लोड बहुत बढ़ जाएगा। मतलब सफाई कर्मचारी जो है आपके बॉडी का, उसको ओवरवर्क कर दिया। आपके घर में दो दाई है और आपने काम इतना बढ़ा दिया कि वो दोनों दाइयां कर नहीं पा रही हैं, तो क्या होगा? आपके घर में कूड़ा बिखरा रहेगा। कहीं भी कूड़ा मिल जाएगा, बेड के नीचे कूड़ा मिलेगा, टेबल के ऊपर मिलेगा। अब ये जो एक्सेस वेस्ट है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज करेगा, और जो आपके ऑर्गन है उसकी एफिशिएंसी से ऊपर अगर लोड पड़ गया तो वो डिसफंक्शनल होगा और वो धीरे धीरे खराब होगा। इसलिए इंडिया में इतनी किडनी की बीमारी मिल रही है। सबसे पहले तो जो आपने एक्सेस जो खाना खा लिया है, कैलोरी एक्सेस, और जो फूड के इंग्रेडिएंट्स है वो ज्यादा हो गए हैं, उसकी वजह से बॉडी जमा करने लगेगा। अब जमा करते करते वो कहीं जमा करने लगता है और खून की नली के अंदर जमा होता है। किसी ने पूछा अभी था कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ने से, ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा होना वो इंडियन डिसलिपिडीमिया कहता है। इंडिया के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल की गड़बड़ी है वो एक अलग तरह की है जिसको इंडियन डिसलिपिडीमिया कहते हैं। उसमें ट्राइग्लिस बाकी नॉर्मल मिल सकता है और ट्राइग्लिसराइड बहुत बड़ा मिल जाएगा। तो ये एक अलग है। ये क्या करता है? ये हार्ट प्लाक तो इतना नहीं बनाता है, उसमें मदद तो करता ही है हार्ट प्लाक पे, लेकिन उसके अलावा ये सॉफ्ट प्लाक बनाता है। क्या मतलब? ये मतलब खून की नली के अंदर पत्थर तो जमा नहीं करता है, कीचड़ जमा करता है।
अब जैसी ब्लड वेसल में कीचड़ की तरह हो जाएगा ब्लड, ब्लड जो है बहुत थिक हो जाएगा, दही की तरह हो जाएगा, वो स्लगिश मूव करेगा, स्लो मूव करेगा। तो ये भी ऐसे लोग जब होते हैं, जब 14 साल 15 साल के बच्चे जब हार्ट अटैक लेके आते हैं, या 20 साल के नीचे वाले जब हार्ट अटैक लेके आते हैं, तो जब उनकी दिल की नस की जांच की जाती है तो उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं होता है, बट खून इतना गाढ़ा होता है, ब्लड इतना गाढ़ा होता है कि मूव नहीं कर रहा होता है। तो उसमें अ, इसमें कोई एंजियोप्लास्टी इसका ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें तुरंत के लिए आप थक्का को ढीला करने की दवा देंगे और बाद में उसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो टॉक का एसेंस क्या, हार्ट ऑफ द टॉक क्या है, कि आप 33% जो कार्डियक इवेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 30% जो कार्डियक इवेंट हैं, यहाँ पे इंटरवेंशन भी आपका काम नहीं कर रहा है। जो इस्टेब्लिश्ड आपकी जो चीजें हैं हार्ट को बचाने के लिए, वो काम नहीं कर रहा है। आपको अपने लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन पे वर्क करना होगा, और ये फोकस देना अभी बहुत जरूरी है। कि लोगों को लगता है कि अगर बीमारी हो गई भी तो उसका सॉल्यूशन है, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादातर चीजें जो हैं उसका कोई कोई पूर्ण सॉल्यूशन नहीं है आपके पास। इसलिए आपको अपने बेसिक्स पे आके आपके न्यूट्रिशन को देखना है, कि न्यूट्रिशन और आप लाइफस्टाइल को देखना है, कि लाइफस्टाइल को इंटरवीन करें, सो दैट ये चीजें। और अगर किसी को हो भी गया है तो भी हम लोग यही करते हैं कि अभी के लिए हमने दवा देके उसकी खून की नली को थ्रोम्बोलिटिक एजेंट देके या कोई ब्लड थिनर को देके ठीक कर दिया। उसके बाद उसको इंटरवीन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही करना होता है। ही हैज टू कट डाउन हिज कैलोरी, ही हैज टू he has to correct his I mean plate size and plate quality। उसके भोजन की थाली में जो खाने का सामान है उसके क्वालिटी को चेंज करना पड़ेगा। उसके न्यूट्रिशनल एनालिसिस जरूरी है। अब न्यूट्रिशनल एनालिसिस करेगा कौन? डॉक्टर के पास तो ज्ञान की भी कमी है और समय की भी कमी है, और ज्ञान है भी तो समय की बहुत कमी है। अब ये न्यूट्रिशन एनालिसिस इंडिया में करेगा कौन और दुनिया में करेगा कौन? समझ बात है क्या? हमारे पास इतने सारे न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट हैं जो इंडिया के सब लोग का करेंगे? नहीं है, सवाल ये नहीं है। तो यहाँ पे आता है आपका रोल। आपको रोज ट्रेन किया जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन भी ट्रेन करती है, लीडर भी ट्रेन करते हैं, और जो जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है वो बढ़ चढ़ के इसमें ट्रेन करती है, क्योंकि वो तो इसके लीडर हैं। आपको इस एसेंस को उठाना है, इस मेन थीम को उठाना है, कि दे आर ट्राइंग टू टीच यू हाउ टू ईट, व्हाट टू ईट एंड व्हेन टू ईट एंड हाउ टू लिव ब्यूटीफुली एंड लिव हेल्दी। अब यहां से इसको स्प्रेड भी करना है। यू विल स्प्रेड बाय फिजिकल मीन्स और डिजिटल मीन्स। साइंटिफिक होना जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आर्गुमेंट होता है तो साइंस आपको बचाता है। साइंटिफिक होना बहुत जरूरी है। जब कभी भी आप नॉन साइंटिफिक आर्गुमेंट में फंसे तो वहां पे साइंटिफिक फैक्ट विल बेल यू आउट, एंड not even in the argument or a discussion or any platform, it will bail you out anywhere, even a court of कोर्ट अपने आई मीन इवन कोर्ट रूम में भी आपको बेल आउट करेगा, क्योंकि यू आर टॉकिंग सेंस। आप जो शोध हो रहा है दुनिया भर में साइंस, मेडिकल साइंस में, उसी का हिस्सा प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरह से भी अप्रोच लेंगे, डिजिटली अगर कोई जा रहा है इस तरह से भी अप्रोच लेंगे, तो आप अपना तो भला करेंगे। दुनिया में बहुत लोग हैं जो इवन आपके साथ नहीं भी जुड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ सीड चला जाएगा, कुछ बीज चला जाएगा कि व्हाट आई एम डूइंग इज एक्चुअली रॉन्ग। जो ट्रेंड है वो हमेशा सही नहीं होता है। फूड का ट्रेंड सबसे गलत होता है। अब डिजिटल ट्रेंड, बहुत सारी चीजें चलती रहती है अलग अलग, लेकिन मनुष्य जो है लाखों साल से यही सीख रहा है कि कैसे खाएं और कैसे रहें। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अभी तक किसी को नहीं ठीक से पता चला कि खाएं कैसे और रहें कैसे। और सारी जो लाइफस्टाइल बीमारी है, इनिशियली हमारा फोकस इन्फेक्शन पे हुआ करता था जब मेडिकल साइंस ग्रो कर रहा था। इन्फेक्शन पे फोकस होता था, इन्फेक्शन हम लोगों ने काफी हद तक कंट्रोल किया और बहुत कम चीजें हैं। लेकिन लाइफस्टाइल पे हम लोगों ने फोकस बहुत लेट से करना शुरू किया। जो कुछ भी पहले सही था एक्चुअली गलत हो गया। जो लोग रिच होते थे वो शुगर कंज्यूम करते थे, है ना? जो नाइट्स और किंग्स होते थे उन्हीं के पास केवल शुगर होता था। और अभी जो नाइट्स एंड किंग्स हैं शुगर देख के भाग रहे हैं। जो जो राजा महाराजा हैं, जो रिच हैं, जो एफ्लुएंट 5% है, दे आर एक्चुअली वॉकिंग अवे फ्रॉम द शुगर। क्यों भाई? शुगर में ऐसा अचानक क्या? शुगर हमेशा से केमिकल ही था।
हम लोगों ने पहचाना बहुत लेट से। तो हमारा पूरा जो खान पान है और जिंदगी लाइफस्टाइल है, वो दो चीज पे आधारित हो गया है। वी आर चेजिंग लुक ऑफ द फूड एंड टेस्ट ऑफ द फूड। हम लोग स्वाद को चेज कर रहे हैं और खाने के लुक को चेंज कर रहे हैं। जब आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो क्या खा रहे हैं, उससे जाके कैसे प्रेजेंट किया, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्वाद कितना अच्छा है, इसको ये प्रेजेंट। वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ द फूड, कि डिटेल ऑफ द फूड क्या है, वेदर इट इज हेल्दी और नॉट। क्या हमारे कार्डियक हेल्थ के लिए, क्या मेरा हृदय के हेल्थ के लिए, क्या हमारे लिवर के हेल्थ के लिए, क्या हमारे किडनी हेल्थ के लिए ये जो प्लेटर है ठीक है कि नहीं है। ये डिस्कशन केवल इसी प्लेटफॉर्म पे होता है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे ही नहीं होता है। वहां आप जाएंगे तो कैसे स्वादिष्ट बनाएं ये बताया जाएगा, यहाँ कैसे आप हेल्दी बनाएं ये बताया जाएगा। और उसके इम्पैक्ट कितने बड़े हैं। आप किडनी डिजीजेस, ऑर्गन डिजीज, एंडोक्राइन डिजीज, जैसे थायराइड और शुगर की बीमारी बहुत बढ़ गई है इंडिया में। हार्ट की बीमारी का तो पूछना ही नहीं है। ये तो मतलब आप शहर में ऐसे ही निकल जाइए, आपको किसी से बात करिए, उसके घर में दो व्यक्ति निकल जाएगा। किसी को या तो हार्ट अटैक आ गया था, या किसी को दर्द हो रहा है। थकान, हार्ट फेलियर के जो सिम्टम्स मैं सटल बताता हूँ, कि चलो तो सांस फूलता है, चलने पे भारी हो जाता छाती, ये आप 10 लोगों में से 7 लोगों को मिल जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। आप पूछिए, सांस फूलता है, सीढ़ी चढ़ता हूँ सांस फूलता है। ये सब कार्डियक लक्षण है, ये मामूली सिम्टम नहीं है। दीज आर सटल सिम्टम्स ऑफ द हार्ट फेलियर। आने वाले 10 साल में, 8 साल में ये बंदा ग्रॉस हार्ट फेलियर में जाने वाला है। इसका एंड्योरेंस कम हो गया है, कार्डियक कैपेसिटी चली गई है, इसका एनर्जी मैकेनिज्म बहुत डाउन हो चुका है। और इंटरवीन कैसे करेंगे, डॉक्टर के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। मैं मुझे पता है कि ये मैं ऐसे फॉर्म सोशल, आई मीन एक गैदरिंग में, ओपन गैदरिंग में बोल रहा हूं, तो मुझे साइंटिफिक ही बोलना है। वी डू नॉट हैव आंसर। एक्चुअली साइंस को आंसर इसको फूड और न्यूट्रिशन में ही ढूंढना है, वही ढूंढ रहा है, और वहीं शायद मिलेगा भी। तो लेट्स डू इट। ट्राई टू ट्राई टू प्रिवेंट आवर सेल्फ फ्रॉम द हार्ट अटैक विच इज नॉट ड्यू टू ब्लॉकेज। बिना ब्लॉकेज के हार्ट अटैक से अपने आप को बचाना है, तो आपको अपना भोजन, आपका लाइफस्टाइल सही करना होगा। सही करने का मतलब होता है साइंटिफिकली आपको कैलोरी एक्सेस में जाने से बचाना है अपने आप को। अननेसेसरी फूड, जो कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ग्रोसली जो फूड है, शुगर एंड सुगरी फूड, मिल्क एंड मिल्क मेड फूड, रेड मीट, एक्सेस ऑफ पैकेज फूड, रिफाइंड जहां भी मिला है वहां नहीं, उसको नहीं कंज्यूम करेंगे। बहुत ज्यादा ऑयल और फैट को हीट करके जो जिसको बनाया गया उसको नहीं खाएंगे। फ्रेश खाएंगे, डिलेड प्रोक्योरमेंट वाला चीज नहीं खाएंगे, डब्बा बंद चीज नहीं खाएंगे, पैकेज फूड नहीं खाएंगे। अगर आपने इतना कर लिया तो 2 हफ्ते में यू विल फाइंड कि जितनी सीढ़ी आप चढ़ रहे थे उससे 5 से 10 सीढ़ी ज्यादा चढ़ रहे हैं, इवन इफ यू आर नॉट वॉकिंग, इफ यू आर नॉट टेकिंग फूड वेरी लेट इन द नाइट, इफ यू आर गोइंग टू स्लीप। अगर कोई काम कर रहा है और फिर उसने खा लिया रात को, तब तो चलता है, क्योंकि वो तो नाइट शिफ्ट में, उसको तो काम करना है। हाँ, क्या सब नहीं खाना है, ग्रोसरी जो मुझे समझ में आता है साइंस के लिटरेचर और पढ़ के, तो शुगर और सुगरी, मीठा और मीठा मिला हुआ कोई भी चीज नहीं खाना चाहिए। कोई भी चीज अगर घर में बन रहा है तो आपको पता होना चाहिए इसमें चीनी पड़ा है कि नहीं पड़ा है। दूसरा, चीनी मिल है, मैदा युक्त सामान नहीं खाना चाहिए, वो गड़बड़ है। ये कॉमन चीजें हैं जो बहुत डिस्कस हो रही हैं। रोटी, व्हीट को, जो रोटी को बहुत ज्यादा प्रेज किया गया है, वो भी गलत है, क्योंकि उसमें भी अच्छा खासा ग्लूटेन होता है, उसमें भी बहुत सारी चीजें होती है जो हार्मफुल है। वो भी कार्बोहाइड्रेट का ही सोर्स है, तो उसको प्रेज नहीं करना है। समझना ये है कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनको पता है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन जो बेसिक न्यूट्रिशन है। तो कार्ब अगर आप किसी भी रूप में ले रहे हैं तो आपको पहचानना है कि क्या इतना कार्बोहाइड्रेट मुझे जरूरी है। अगर नहीं है तो मैं क्यों ले रहा हूँ, और इस टाइम में ले रहा हूँ। चूंकि 24 घंटे के साइकिल होता है, दिन रात होता है, तो खाने के टाइम में केवल इतना पूछिए कि अभी खा रहे हैं, इसके बाद हमको इस एनर्जी का कितना जरूरत है। अगर आप सोने के पहले खा रहे हैं तो आपको पूछना तो पड़ेगा ना कि आप पेट्रोल भरवा रहे हैं, जाएंगे कहाँ। इफ यू आर फिलिंग योर टैंक विद द पेट्रोल, वेयर यू विल ड्राइव, है ना। इतना तो पूछना पड़ेगा अपने आप से कि आप पेट्रोल भरवा रहे हैं तो जाएंगे कहाँ, आप खाना खा रहे हैं 12 बजे रात को तो जाएंगे कहाँ, इस एनर्जी को करेंगे क्या। तो आस्क योर सेल्फ। दूसरा, ये पचाने में जो आपका पूरा होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होगा, कि आप सो रहे होंगे, आपका हार्ट तो लगातार चलता है बेचारा, किडनी लिवर सब चलता रहेगा, तो उसका आंसर भी ढूंढना होगा। तीसरा ये कि जो फैट कंटेंट है, फैट कंटेंट आपका वाइज होना चाहिए। और फैट में ट्रांस फैट्स, कोई भी तेल हो,
उसका चुनाव जरूरी है, और उसके खाने बनाने की प्रक्रिया में उसको कितना गर्म किया जाता है ये बहुत कुछ निर्धारित करता है कि उसमें ट्रांस फैट कितना है। तो कोई भी सामान अगर ले रहे हैं, अगर उसमें ट्रांस फैट मिला हुआ है, गर्म तेल में बनाया गया है, बहुत ज्यादा गर्म किया हुआ घी और बाकी चीज में बनाया गया है, तो आप सावधान हो जाइए, इसमें इस फूड में ट्रांस फैट बहुत है। आप किसी के घर गए हैं और वो बहुत सारी पकौड़ी आ गई, तो वो भी अनहेल्दी ही है। आपको पता नहीं कि वो पकौड़ी रिफाइंड में अगर बना है तो बिल्कुल ही अनहेल्दी है, जबकि वो प्यार से परोसा गया है। तो ट्रांस फैट कट डाउन करना है, और रेड मीट और मिल्क प्रोडक्ट को जितना कम कर पाए, क्योंकि एक तो एडल्ट्रेटेड मिल्क है, और मिल्क प्रोडक्ट तो पूरा ही एडल्ट्रेटेड है इंडिया में। तो मिल्क प्रोडक्ट से नो टू द मिल्क प्रोडक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल्क प्रोडक्ट को पूरा बंद कर दीजिए, क्योंकि दूध सही नहीं है और दूध के प्रोडक्ट तो बिल्कुल ही गलत है। तो ये ग्रोसरी इतना इंटरवेंशन करना पड़ेगा, कैलोरीज से बहुत कम हो जाएगा, जंक जो हमारे शरीर में जा रहा है, गार्बेज जा रहा है, वो भी कम हो जाएगा, और हम लोग अपना लोड कम, कैलोरी लोड कम कर पाएंगे। इंडिया अब कम खाने से नहीं, ज्यादा खाने से उस परेशानी में है। सो थैंक यू, लेट्स इंटरवीन, एंड बाकी लोगों को भी बताइए। थैंक यू। ही नहीं हो सकता है, बिकॉज एवरी टाइम यू कम, जब भी आप आते हैं और सेशन लेते हैं, हम सबों को आप एक ऐसा पर्सपेक्टिव दे करके जाते हैं जिससे हम कई सारे लोग